यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा। क्या है ये स्थानीय स्वशासन के नाम से इसको जाना जाता है। पता होगा आपको, जानते नहीं होंगे तो भी जानिए। गांव के लोग तो ऐसे ही इसको जानते हैं ये क्या चीजें हैं। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज। और ये आपका भाग 4 में आप पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें आर्टिकल 40 में आप देखे होंगे ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 खूब आता है एग्जाम में, छोटे एग्जाम में खूब आता है वो। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। वही चीज आप देखेंगे भाग 9 में है पंचायत। दो आर्टिकल 243 क से लेकर ड तक, अर्थात अगर ए से देखा जाए तो ओ तक उसकी चर्चा की गई है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए गांव को बेहतर ढंग से सारी व्यवस्थाएं मिले, जमीनी स्तर तक मिले, इसके लिए यह व्यवस्था किया गया कि पूरी जमीन तक उसका फायदा मिल पाए। इसको पहले समझा जाए, उसके बाद ये समझ में आएगा। कहीं खाली पेज अभी एक रखा गया था। हाँ, देखिए ये हम लोग का गांव, ध्यान से समझिएगा। वैसे गांव के लोग को इसके बारे में जानकारी होगा। मान लेते हैं मिस्टर यक्स गांव है ये, और इस गांव में अब ये, चूंकि एक चीज पता आपको होना चाहिए कि ये एक राज्य का विषय होता है। मतलब इस पर जो भी काम करना होता है राज्य सरकार करती है राज्यपाल के जरिए। मतलब राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल ही है। तो कोई ये राज्य का विषय है। अब मान लीजिए केंद्र से या फिर राज्य से कोई भी योजना देना हो या जमीनी स्तर पे उसका फायदा देना हो, तो निचले तबके तक वह व्यवस्था जाना तो चाहिए, तभी जाकर के उसका विकास हो पाएगा। एक ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि जब देश आजाद हुआ 47 के बाद और ये सारी व्यवस्थाएं बनी, तो यह एक सोचा गया कि राज्य के लिए, जो राज्य में जितने भी गांव हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे देते हैं, ये है यूपी। इसके अंदर आप कई गांव होंगे, एक गांव को मिस्टर यक्स गांव को उठाए हैं। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जो भी समस्याएं होंगी इस गांव की, चाहे नाली का हो, पानी का हो, या फिर जो भी हो, उसकी निवारण करने के लिए यहाँ पे गांव के प्रमुख होने चाहिए। गांव के पहले भी ऐसा व्यवस्था रहा है, लेकिन उसमें शोषण ज्यादा देखने को मिला था। शोषण ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता है, लेकिन अब थोड़ा सा संवैधानिक रूप से शोषण नहीं होता है, करने वाले तो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए गांव में एक प्रमुख होगा जो गांव की समस्याओं को सुनेगा। और इसको आसान समझने के लिए, गांव में आप देखते हैं कि झगड़ा उगड़ा होता है तो सब लोग कहते हैं बुलाओ पंचायत को। तो पंचायत को बुलाओ, पंचायती होगा, पूरा देखा जाएगा कौन किसकी गलती है। तो छोटे मोटे फैसले गांव के मुखिया लोग खुद ही ले लेते हैं, समझा उमझा देंगे, ये सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। नाली सड़क पानी का कोई चर्चा हो तो ये सारी व्यवस्था खुद ही करते हैं। तो होता क्या है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में, चूंकि एग्जाम है टू द पॉइंट पे आता आया जाए, 1957 में अगर कई राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था भी है। एक बंगाल अपवाद है जहां 4 स्तरीय भी है। कुछ जगह एक स्तर पे भी काम है, 2 स्तर पे भी है। तो देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने, इन्होंने अपना एक राय दिया था कि 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन जिसको आप कहते हैं। 3 स्तर का होना चाहिए। और 3 स्तर होना चाहिए ताकि ऊपर से लेकर, जिले से लेकर पंच ब्लॉक से लेकर के गांव स्तर तक पूरी व्यवस्था बन पाए। जबकि कुछ लोगों ने अशोक मेहता समिति को ले लें तो उन्होंने 2 स्तरीय कहा, और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी राय व्यक्त की है। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इन्होंने कहा था 3 स्तर होगा। 3 स्तर होगा का मतलब है ग्राम सभा, और दूसरा है ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक, और तीसरे पे खंड, इसको बोल दीजिए खंड, खंड विकास, और तीसरे पे है जिला पंचायत। जिला पंचायत होता क्या है, पहले उठाते हैं ग्राम सभा को। तो मान लीजिए मिस्टर यक्स गांव लिया गया था, यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव हो रहा है। बड़ा गांव है मान लेते हैं, उतना छोटा भी नहीं कि इसका विभाजन करें, 2 गांव को मिलाना पड़ जाए। एक ऐसा गांव है जो पूरा वहां पे एक प्रमुख, पंचायत के प्रमुख हो। मान लीजिए एकदम छोटा गांव हो तो 2 गांव को मिला करके करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा गांव है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा,
जहां एक प्रमुख की, एक पंचायत के प्रमुख की, पंचायत के मुखिया जी कहिए, प्रधान कहिए, प्रधान की जरूरत है। तो इस गांव में एक तो प्रधान चाहिए, प्रधान चाहिए। तो प्रधान के लिए आपको ग्राम सभा में आपको चुनाव कराना है, ग्राम सभा का चुनाव होगा। ग्राम सभा का चुनाव का मतलब है ग्राम सभा में उस गांव में जितने लोग वोट देने के अधिकारी हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उस गांव में जो वोटिंग देने के अधिकार में है और वोट उनको देना है, उनकी संख्या अगर काउंट कर दी जाएगी तो वो ये ग्राम सभा के मेंबर ग्राम सभा में आएंगे। ग्राम सभा के मेंबर नहीं, ग्राम सभा में उनकी गिनती होगी उस एक ग्राम सभा में। अब होगा क्या, ये लोग वोट देंगे, डायरेक्ट वोट देंगे यानी प्रत्यक्ष वोट देंगे। और किसको चुनेंगे? अपने प्रधान को चुनेंगे। मान लीजिए गांव ने अपने प्रधान को चुन लिया, ठीक। अब ये प्रधान क्या करेंगे? गांव की जो समस्याएं वो तो हल करेंगे, करे या ना करे, मतलब बनेंगे वही। देखते हैं गांव में जितनी योजनाएं आती हैं, सबसे ज्यादा कहीं सुधार दिखाई देता है तो प्रधान के घर ही दिखाई देता है, लेकिन होता पूरे गांव के लिए है, ऐसा नहीं, कुछ प्रधान अच्छे भी हैं। तो देखिए ये हुआ। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, और एक चीज और, ग्राम सभा में मान लीजिए जो गांव था हम लोग का, बड़ा गांव था, तो इसको बाद में ये वार्ड में भी तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ वार्ड में 5 वार्ड, 6 वार्ड, 10 वार्ड, 9 वार्ड, जैसा भी हो, कुछ वार्ड में तोड़ दिया जाता है और उस वार्ड के मेंबर बनाए जाते हैं। हर गांव में अपना अपना जितना भी होगा, जितना उसको वार्ड में बांट दिया जाएगा। जैसे कैसे शहरों में होता है, पार्षद के चुनाव में देखते हैं वार्ड नंबर इतना, वार्ड नंबर उतना, तो वैसे ही उस गांव में भी जो आपका ग्राम सभा है उसको वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हर वार्ड से किसी न किसी को एक मेंबर बनाया जाता है। वो पब्लिक मतलब तय करती है कि किसको बनाया जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ही। वो मान लीजिए, मान ले एक हो गए प्रधान आपके, और मान लेते हैं इसमें इस गांव के पूरे एरिया में 10 वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और 10 ठो लोग प्रमुख हो गए जो मेंबर हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं। 10 लोग हैं ग्राम सभा के सदस्य। अब इस ग्राम सभा के सदस्य ये लोग और ये प्रधान मिल करके जो भी योजनाएं होंगी उस पर काम करेंगे। होता इसलिए, इनकी चयन इसलिए होता है ताकि इसमें से 50% से अधिक लोग इनके पक्ष में हो, ताकि ये भ्रष्टाचार ना कर पाए और योजनाएं जो है सही ढंग से इंप्लीमेंट लागू हो पाए। दूसरी चीज है, मान लीजिए ये हो गए, पहले क्या बने आपके इस गांव में, हुआ क्या, चुनाव हुआ, और चुनाव होने के डायरेक्ट चुनाव हुआ। 18 साल से ऊपर होना चाहिए वोट देने वाले लोग जो हैं ग्राम सभा में, उन्होंने वोट दिया और प्रधान को जिताया प्रत्यक्ष रूप से। एक चीज और है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष होती है। तो ये हो गया प्रधान। और उसके बाद इस गांव में जो ग्राम सभा एरिया है उसको वार्ड में तोड़ दिया गया और हर वार्ड से कोई ना कोई व्यक्ति जो पब्लिक के, मतलब पब्लिक ने उसको चुना है प्रत्यक्ष रूप से, उसको मेंबर बनाया गया। वो लोग में से कम 50% से अधिक हर जो भी कार्य करना है प्रधान के साथ मिल करके उस पर काम करेंगे, ताकि उस पर मतलब एक तरफा काम ना हो पाए, सबको लेकर काम करे। वो अलग बात है कि ये लोग भी उन्हीं की बात मानते हैं, सब मिली जुली होते हैं, ये भी अशिक्षित ही है और ये मतलब अंधों में काना राजा वाला हाल होता है और थोड़ा दबदबा भी चलता है। ईमानदारी से काम हो तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब मान लीजिए ग्राम सभा हो गया हम लोग का। एक चीज और है इसमें, ग्राम सभा में जितने भी चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। आगे है सेकंड, पहले इसको समझ लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। सेकंड नंबर है ब्लॉक, जिसको बोलते हैं खंड, यानी बीच का स्तर, ये वाले स्तर और ये वाले स्तर को मिलाने वाला स्तर। हर राज्यों में व्यवस्था नहीं है, कई राज्यों में 2 स्तर भी है, कहीं 4 स्तर भी है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे 3 स्तर है, बाकी कई राज्यों में भी आपके 3 स्तर हैं। तो ब्लॉक, इसको ब्लॉक लेवल कहते हैं। एक ब्लॉक में 50 गांव, 60 गांव, 70 गांव, या जनसंख्या पर आधारित होता है कि एक ब्लॉक में, अगर गोरखपुर की बात करें तो 19 ब्लॉक हैं आपके यहाँ, तो अभी बढ़ भी सकते हैं। तो ये टोटल कितने ब्लॉक हैं? एक जैसे मान लीजिए ब्लॉक है कोई भी, मिस्टर वाई ब्लॉक है, और इसमें मतलब लगभग मान लेते हैं 60 गांव हैं, 60 गांव, इस ब्लॉक में 60 गांव हैं। तो इसी 60 गांव में कि हर गांव में लगभग एक बीडीसी तो बनेंगे ही, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसको बोलते हैं, समिति। एक किसी अगर बड़ा गांव है, जनसंख्या बड़ी है, तो 2-2 बीडीसी भी हो जाते हैं। किसी किसी गांव में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अपवाद होता है, बहुत रेयर होता है। यानी कि
60 ही अगर मान लें या 70 मान लें, 60 समझने के लिए 60 ही मान लेते हैं, 60 गांव है एक ब्लॉक में, तो 60 बीडीसी होंगे इस गांव, पूरे इस ब्लॉक में 60 बीडीसी। ये लोग का चुनाव होगा, कौन इसमें भागीदारी लेगा? वही 60 गांव के जनता वोट देगी और इनको चुनाव में जिताएगी। यानी यह भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, पब्लिक सीधे चुनती है। अब मान लीजिए ये ब्लॉक के सब लोग चुन लिए गए, अब ये 60 लोग क्या करेंगे? ये 60 लोग मिल करके, ये 60 लोग मिल करके क्या बनाएंगे? अपना बीडीसी प्रमुख बनाएंगे। और ये होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद चले आइए जिला पंचायत, तीसरा स्तर। जिला पंचायत की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जितने ये ग्रामीण पूरे, ये एक मान लेते हैं पूरा ये शहर को ही, जहां भी पंचायत की एक व्यवस्था, एक जिले को उठा लेते हैं, उस जिले में चाहे जितने ब्लॉक हो, चाहे जितने ग्राम सभा है, वहां के सभी उस क्षेत्र के जो भी गांव का क्षेत्र है, वहां से इस जिला पंचायत का सदस्य चुना जाता है। इनकी संख्या ज्यादा होती है, 100-150 के आसपास, 150-200 तक हो जाती है। यानी ये लोग जो चुनाव में भाग लेते हैं, इनका कोई ना कोई पार्टी सिंबल होता है, जबकि बाकियों का क्षेत्रीय, जैसे कैसे चुनाव होता है निर्दलीय का, वैसे उस तरह से उन लोग का लिस्ट में नाम होता है। लिस्ट में नाम कर रहे हैं, निशान होता है, चिन्ह, निशान। तो ये जिला पंचायत के मेंबर हो गए, 100-150 के आसपास हुए। इन लोगों का चुनाव पब्लिक सीधे वोट करके इनको जिताएगी, और ये जो मेंबर होंगे जिला पंचायत के सदस्य, ये मिल करके चुनेंगे कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यही व्यवस्था है पंचायत की। अभी नगर पालिका पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बीसी के चीजों को भी समझना होगा कि कौन सी समिति कब बनी, किस समिति का क्या रोल रहा था। एक चीज और है कि पंचायत का गठन हुआ, जो बेसिक चीज है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, फिर 11 अक्टूबर को बना आंध्र प्रदेश में। उसके बाद एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि पहले राजस्थान में बना, पंचायत का गठन हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे कि भाग 4 में, कुछ देर अभी पहले बोले हैं कि भाग 4 में आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। चूंकि आप भाग 4 के बारे में जानते हैं कि भाग 4 में यह कहा गया डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि कोई भी राज्य अपना विकास करना चाहता है, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से जो भी विकास करना चाहता है, राज्य के ऊपर यह निर्देश दिया गया है कि वह अपना इस पर कदम उठा सकता है। वैसे भी यह राज्य का विषय है पंचायत, तो ये उठा सकता है। बाद में जब राजस्थान में और इन सब चीजों में हुआ, तो बाद में एक आप 73वां संविधान संशोधन के बारे में जानते होंगे, जो 1992 में हुआ, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। और 24 अप्रैल को, जिस दिन सचिन का जन्मदिन है, 24 अप्रैल 1993 से, सचिन तेंदुलकर, 24 अप्रैल 1993 से राज्यों में लागू हो गया। यानी पंचायत दिवस जब पूछा जाएगा तो आप 24 अप्रैल बताएंगे। जबकि यही चीज अगर नगर पालिका के रूप में देखा जाए, यानी 74वां संविधान संशोधन कहा जाए, 92 में वो भी हुआ है, लेकिन वो इंप्लीमेंट हुआ है 1 जून 1993 से, वो जून में 1 से, चूंकि अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और ये है 24 अप्रैल से 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ए से ओ तक भी इसमें कही गई है। उसके बाद इसमें 29 विषयों का जिक्र है। आप 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें पंचायत का जिक्र है 11वीं अनुसूची में। कुल इसमें टोटल अगर ए से ओ तक देखें तो टोटल इसमें आपके आर्टिकल भी देख दिए जाते हैं, कितने हैं, 16 है आपके, 18 उसमें है, और उसके बाद 29 विषय हैं। तो उसकी चर्चा तो होगी अभी फिलहाल, लेकिन फिलहाल आप यही समझिए जो भी है कि गांव है, इस गांव में अगर एक गांव है तो इस गांव में कोई प्रधान बनेगा। उस प्रधान को चुनने के लिए जनता डायरेक्ट वोट देगी। वोट कौन देगा? जो उस पूरे ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा। उसके बाद प्रधान बन जाएंगे तो इस ग्रामीण क्षेत्र को वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वार्ड के सदस्यों का चयन होगा। और उसके बाद उस ग्राम सभा में जो भी वो क्षेत्र है
वहां के वार्ड में जो भी जितने मेंबर होंगे उसके 50% से अधिक लोग उनके ग्राम मुखिया के पक्ष में होना चाहिए, ताकि कोई भी काम करने में आसान हो और मतलब पारदर्शिता बनी रहे। सेकेंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, ये दो देखिए दोनों को जोड़ने का काम करता है। सेकेंड है ब्लॉक लेवल, जिसको खंड मध्यम भी मध्यम माध्यम भी बोलते हैं, मतलब बीच का है तो मध्यम बोला जाएगा। अब ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, अब एक जिले में कई ब्लॉक हैं, कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, 18, 19 हो, 17 हो, जिले पर निर्भर करता है, एरिया पे जितनी जनसंख्या है उस पर निर्भर करता है, हर राज्यों में अलग अलग है। तो मान लेते हैं एक ब्लॉक में 50-60 गांव, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं 60 गांव है, तो एक ब्लॉक में 60 गांव है, तो कम से कम 60 बीडीसी, बड़ा गांव है तो बढ़ भी जाएंगे, मान लेते हैं 70 बीडीसी भी हो सकते हैं, 80 बीडीसी भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उसका चुनाव होगा, पब्लिक उसमें भाग लेगी, वोट देगी। उसी समय हो जाता है, कैसे कैसे शहरों में होता है पार्षद का और मेयर का एक साथ चुनाव, वैसे ही हो जाता है। उसमें बीडीसी में आप चुनाव में चयन करेंगे और ये 60 हो या 70 जो भी बीडीसी हैं, ये लोग मिल करके अपना बीडीसी का प्रमुख बनाएंगे, वो इनडायरेक्ट होगा। जिले में चले आइए, जिला पंचायत में तो मेंबर बनेंगे जो कि प्रत्यक्ष बनते हैं। इस पूरे जिले में जितने भी सभा पंचायत के मेंबर, जितने भी मेंबर हैं उनकी काउंटिंग करेंगे तो 100-150 हो जाते हैं। हर ब्लॉक में, हर क्षेत्र में उनका अपना सदस्य है और वो कोई पार्टी को नेतृत्व करते हैं, कोई भी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, इस तरह से। और ये लोग मिल करके अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। आप देखते होंगे ये क्यों किया गया, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्र सरकार ऐसा सोची, स्थानीय स्वशासन का मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांव में निचले तबके तक, मतलब गांव ही, आपको पता है कि गांधी जी ने भी कहा था कि असल देश जो है भारत वो गांव में बसता है। तो गांव में सबको यह व्यवस्था मिल पाए कि उनकी सारी विकास की गतिविधियां रुके ना, उनका आगे बढ़ने के रास्ते खुले हों, इसलिए उस छोटे स्तर पर, जैसे आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा, एक ऐसा देश कहना तो गलत होगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां छोटे मोटे झगड़े भी सुलझा दिए जा रहे हैं, विकास की योजनाएं भी ला दी जा रही हैं, और जो सभी लोग हैं यहाँ, चूंकि पैतृकी लोग ज्यादा होते हैं गांव में, होता कौन है जो पूरा शुरू से चले आ रहे हों, तो इनके विकास के लिए, क्योंकि इनका विकास होगा तो इनकी संख्या अधिक है, भारत का विकास ऑटोमेटिक होगा, और यह अच्छी व्यवस्था है। राज्य का व्यवस्था है पंचायत। तो चलिए थोड़ा जो है चीजें उसको भी देख लिया जाए, उसके बाद फिर इस पे बात किया जाएगा। देखिए, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता ये पूछा जाता है लॉर्ड रिपन को। वैसे तो मेयो का भी रोल है इसमें, मैग्ना कार्टा का रूप भी इनको बोला जाता है। 1882, अभी बोल रहे थे कि लॉर्ड मेयो, जैसे जनगणना में इन लोगों का रोल है, दोनों लोग का, इसमें भी इन लोगों का रोल है, खास करके लॉर्ड रिपन का। स्थानीय स्वशासन के 3 प्रकार हैं, मतलब रूप में तोड़े गए हैं। कौन कौन? पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति और शहरी स्थानीय स्वशासन। ये मतलब किताबी रूप में नहीं बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, इसको पंचायती राज व्यवस्था, इसको गांव के लिए है, और ये शहरों के लिए है, और ये हम लोग की समिति है जो अपना एक राय व्यक्त की है कि देखिए सर, गांव में, बलवंत राय क्या बोल रहे हैं कि 3 स्तर का होना चाहिए, जो कि इनकी बात को 1957 में इन्होंने कहा। बाद में अशोक मेहता ने कहा नहीं सर, 2 स्तर होना चाहिए। फिर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि नहीं, इसका केंद्र में इसका रोल ज्यादा होना चाहिए। माना इनका मैक्सिमम गया है बलवंत राय मेहता समिति का, तो इन्होंने क्या बोला, वही चीज 3 स्तर का होना चाहिए। पहला जिला स्तर, जिले में, दूसरा ब्लॉक स्तर, और तीसरा ग्राम स्तर। ये सबसे नीचे का भाग है, उसके ऊपर और इसके ऊपर। ऊपर से जाएंगे तो ऐसे, नीचे से जाएंगे तो ऐसे। अब क्या है, 1864 में, 1864 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। 1870 में लॉर्ड मेयो को पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ये भी जानना चाहिए सब चीजें। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने का मत व्यक्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का 75% अकेले भाग इसी एक्ट से लिया गया है। इसमें भी स्थानीय स्वशासन को पूरी राज्य का विषय बना गया, पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया।
पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959, वही राजस्थान के नागौर जिले। फिर 11 अक्टूबर को नेहरू जी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश को 11 अक्टूबर को बना। प्रमुख समितियां कौन कौन सी, ये चीज पूछा जाता है। यहां तक कि इसका क्रम दे देगा, 2 क्वेश्चन, एक इधर समिति और इधर वो, और मिलान करना। आरओ और पीसीएस के एग्जाम में भी आते हैं, छोटे एग्जाम में मैक्सिमम इनके बलवंत राय मेहता समिति के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कब बने। इसका मतलब यह नहीं कि सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल तो रहे हैं, सब मिलान करने के लिए भी आ जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, 85 में लिखी दिए हैं, बोल रहे हैं ताकि चीजें कंफ्यूजन ना हो। एलएम सिंघवी 1986, संथानम समिति, ये सब समिति है, आगे इसको जगह उसकी वजह से नहीं लिखे हैं, सब समिति है इसका मतलब। जी वी के राव 85 है, एलएम सिंघवी है 86, संथानम है 62, सादिक अली 1964, पी के थुंगन समिति 1988, गाडगिल है 1988 में। एक चीज और, 64वां संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आते हैं, चूंकि नगर पालिका अगले दिन बताएंगे, फिर भी जान लीजिए, ये चूंकि पंचायत कई सेशन से संबंधित है, 1989 में हुआ। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो चंपक चीज, लेकिन जानना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन वही 1992, 24 अप्रैल 1993 से लागू। 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं, और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 12वीं अनुसूची में और कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि चीज एक आइडिया पता चल जाए कि 11वीं अनुसूची में विषय 29 जो है, कौन कौन से विषय हैं लगभग। तो पहला देखिए, कृषि और कृषि विस्तार, भूमि विकास सेकंड नंबर, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण की बात हो, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन मतलब वृक्षों के बारे में, लघु उद्योग, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, इसके अलावा भी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, ये सारी चीजें, चिकित्सीय हो, ये सारी चीज 29 विषय है, सोच लीजिए। अब आर्टिकल 40 के तहत ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में भी, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन, यही चीज भाग 4 में है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। क्या नाम है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब इसका मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 243, जो कि अगर आप इसको परिभाषा है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके हर एग्जाम में, बड़े एग्जामों में तो खासकर इसको पीसीएस और आरओ में बार बार कह रहे हैं क्योंकि उसी का एग्जाम इधर नजदीक में है। तो देखिए 243 में परिभाषा, इसको तो पूरी तरह से रट्टा मार लीजिए। ए में है ग्राम सभा, कोई भी चीज जब शुरू होता है तो उसको ए बोलते ही है, तो ग्राम सभा है। उधर एक चीज और है, ये ए को इधर क लिख दिए, बी को ख, यानी ये ड़ तक जाएगा और ये ओ तक जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ए में क्या है? ग्राम सभा 243, उधर क लिखना है तो क जान लीजिए। बी में क्या है? पहले बोले हैं ग्राम सभा, कोई भी चीज स्टार्ट होता है तो किसकी बारे में सबसे छोटा चीज क्या है? तो उसका ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा ब्लॉक, फिर वो है तो ग्राम सभा। ए समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। बी में क्या है? पंचायतों का संविधान। बी में पंचायतों, जब ग्राम सभा बना तो उसके लिए संविधान बनेगा, बी में है इसकी चर्चा। सी है गठन, सी से गठन ऐसे तैयार रखिए, जब संविधान बन गया तो उसका गठन होगा ही। डी में आरक्षण, डी वैसे भी मोटा मोटी होता है 4 प्रकार के आरक्षण, ऐसे मान लीजिए समझने के लिए, वैसे तो आजकल ईडब्ल्यूएस को वो भी है, तो जैसे 4 कैटेगरी को मिलता है मोटी मोटा मान लीजिए आरक्षण, वैसे समझने के लिए ये, इससे जोड़ मत लीजिएगा आप लोग कि ये क्या इसमें कैसे बात बोल रहे हैं। डी का मतलब सीटों का आरक्षण। ई मने पंचायत के कार्यकाल, ई से कार्य समझिए, ई से कार्यकाल। अपना कोई भी एक ट्रिक बना लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। यफ में है अयोग्यता, यफ माने वैसे भी फेल आदमी होता है तो अयोग्य हो जाता है, अयोग्यता। जी शक्ति, ग्लूकोज देखते हैं, जी शक्ति। यच है करारोपण, टैक्सेशन, हाउस टैक्स से याद रखिए, करारोपण, जी है उधर। उसके बाद वो ज लिखा है देखिए, और आई यच है ये। आई में क्या है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, आई इंडिया में वित्तीय आयोग, वित्त आयोग, कुछ भी अपना बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे वाले से ही काम हो। उसके बाद जे में है पंचायतों के लेखा परीक्षण, लेखा अंकेक्षण भी इसको कहा जाता है। के में है पंचायतों का चुनाव।
आई हो गया, जे के यल यम यन ओ, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16, 10 11 12 13 14 15 और एक ए से पहले ग्राम सभा था, टोटल 16 आर्टिकल हैं। तो जे में है पंचायतों के लेखाकरण 243, के में है पंचायतों का चुनाव, पंचायत का चुनाव ऐसे ही के आ रहा है। यल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, उसके बाद संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। यम है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू ना होना, कुछ कंडीशनल में लागू ना होना, ये चीज कहा गया है। यन है पहले से विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी रहना, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करना। ओ है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक, इसको रट जाइएगा। तो सोचें कि रटने क्या गिरा उड़ा रहे हैं सर आप लोग। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायत की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है, मतलब राज्य स्तर पे है। वर्तमान में चूंकि राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल ही होते हैं, वैसे विधानसभा में इनका पूरा जो भी निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ एक स्तरीय जनजातीय परिषद को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर, ये मतलब इसका ये है कि पंचायती राज व्यवस्था यहां, यहां और यहां एक स्तरीय जनजातीय परिषद है, वो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और एक चीज, दिल्ली को भी छोड़ दिया जाए। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, देखिए कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए। एक स्तरीय कहां कहां है, ग्राम पंचायत है, केरल में है, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। दो स्तरीय, जहां मतलब दो स्तर का मतलब, एक स्तर का मतलब ग्राम पंचायत, दो स्तर का मतलब ग्राम पंचायत तो रहेगा ही, पंचायत समिति। तो असम, उड़ीसा, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। त्रिस्तरीय जो कि ज्यादा राज्य हैं, यूपी, बिहार खास करके, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति उसी को, और जिला परिषद। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। चार स्तरीय अकेला वेस्ट बंगाल है, ग्राम पंचायत, अचल, आंचलिक और अचल परिषद है, और यह अचल। इसके बाद बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पीकार कहा जाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसीलिए जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं बनता है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले विघटित कर दिया जाए तो उसका निर्वाचन 6 माह के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए किया जाता है। लेकिन इसका उल्टा करें कि अगर लास्ट में 6 ही महीना बचा है तो फिर नए सिरे से काम करता है, उसको नहीं, ये नहीं कि पुनः उसको उसी को कंप्लीट कराया जाए। तो कंफ्यूजन ना हो, पहले अगर आपका समय से पहले ही विघटित हो गया है, टाइम ज्यादा है, तो 6 माह के भीतर शेष बचा हुआ जो भी समय है उसके लिए आपको कराया जाएगा निर्वाचन। लेकिन अगर आखिर में 2-4 महीना 5 महीना बचा है तो उसके लिए क्या, उसका सेशन ही समाप्त हुआ। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंत राय मेहता, ये तो बाद में इंप्लीमेंट हुआ है। 1957 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। इन दोनों का गठन हुआ और उसके बाद बेस बनाया गया 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को। ये पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ, तो 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब हुआ, 1953 में। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की बातों को माना गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विषय राज्यों को दिया गया, वही चीज। संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, संघराज और समवर्ती वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्ट में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, यहां से तो दूसरा चीज स्टार्ट हो जा रहा है। तो एक चीज कि पंचायत, अगले वाले में हम लोग नगर पालिका, नगर निगम, ये सबको पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक ही में खिचड़ी हो जाता और फिर कंफ्यूजन जीवित हो जाता बच्चों का कि क्या किया जाए, इसको कैसे किए हैं। तो फिर से एक चीज देख लीजिए, एक लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कहां बना, तो राजस्थान के नागौर में। 11 अक्टूबर को कहां बना, तो कहीं आंध्र प्रदेश में। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 243 में क्या है, तो पूरी आपका पंचायत का पूरा जिक्र है। 243 ए से लेकर ओ तक, क से कहेंगे तो क से लेकर र तक, पूरा जोड़ेंगे तो 16 है। कितने विषय हैं, 29। और इसके बाद 3 स्तर हैं पंचायत के, कौन कौन से हैं, तो ग्राम सभा, अब आगे
इसको स्पष्ट करते जाइए ताकि क्लियर हो जाए। दूसरा है ब्लॉक खंड, इसको बोलिए, बार बार ब्लॉक हो जा रहा है। तीसरा है जिला पंचायत। ग्राम में क्या होता है, एक एक बार मान लीजिए एक ग्राम सभा में जिसकी भी पूरा एक गांव है जो अपने मुख्य प्रधान को चुनता है, इस गांव में हो जो भी प्रधान को चुनेगा वो जो वोट देगा, 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो चुनाव में वोट देंगे, तो जो भी इस क्षेत्र में आएंगे उनको ग्राम सभा का पूरा यह क्षेत्र माना जाएगा, जिसका मुखिया होंगे कौन, वोट देने के बाद प्रधान जी होंगे। ठीक, देखते हैं जब चुनाव उनाव होने वाला है तो शराब, मतलब ये तो गलत चीज है लेकिन लोग शुरू कर देते हैं, तरह तरह का चीज देना शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक कि बोलचाल में भी बदलाव आ जाता है, जी जी लगाकर बोलना शुरू हो जाएगा। चुनाव बीतने के बाद ही चीजें समाप्त हो जाती है। तो चुनाव में तो ये तो हर जगह का वही हाल है, गांव में भी। और इसको पहले समझ लिया जाए तो ये प्रधान जी का चुनाव होगा। उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद इस पूरे ग्रामीण जो भी ये क्षेत्र है गाँव के, उसको वार्ड में तोड़ दिया जाएगा और उसके सदस्य बनाए जाएंगे, जिसको चुनेगी कौन, वहां की जनता। मान लेते हैं गांव का क्षेत्र है, वहां पे 10 लोग या 12 लोग चुने गए, 12 नहीं 12 ही मान लेते हैं, तो 7 लोग बोलेंगे, क्योंकि 6 तो 12 होंगे, 7 लोग बोलेंगे और प्लस मुखिया जी से अपनी बात को रखेंगे तो उनकी बात को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद इससे ऊपर हो गया ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक में होता है कि एक ब्लॉक में लगभग 50-60 गांव होते हैं, 70 गांव, एरिया पर निर्भर करता है कैसा एरिया है, कितनी जनसंख्या है, उतने हिसाब से विभाजित होगा। अगर 50 गांव है, 70 गांव है, 70 गांव है तो 70 बीडीसी, कोई जरूरी नहीं है कि 70 बीडीसी हो, 70 गांव में 90 बीडीसी भी हो सकते हैं। फिर वही बात आ गई, कितना बड़ा गांव है इस पर निर्भर करेगा, कोई एक एक गांव में 2-2 बीडीसी भी होते हैं। मान लेते हैं एवरेज गांव है तो 70 बीडीसी बने, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बनता है। इसके बाद ये बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जनता चुनेगी और ये बीडीसी लोग मिल करके अपना ब्लॉक का एक मुखिया चुनेंगे, प्रधान, ब्लॉक प्रधान, वो अप्रत्यक्ष होता है। यही हाल जिला का है। जिला पंचायत में क्या होता है, जिला पंचायत में यह होता है कि जिला पंचायत में जितने भी ये पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र हो या जो भी ब्लॉक के क्षेत्र हो, वहां के जो भी मेंबर हैं उसको जनता अपनी तरफ से भेजती है और वो लोग मिल करके जिला पंचायत अध्यक्ष, यानी मेंबर जो बनेंगे वो आपके प्रत्यक्ष होंगे और जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष होगा। ये व्यवस्था है। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, आप एक एग्जाम देते हैं यूपी पीसीएस, अगर यूपी के संदर्भ में बिहार का हो तो बिहार पीसीएस या जो भी है, आप देखते होंगे एक बीडीओ का पोस्ट आता है और एक होता है वीडीओ, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। और इनका काम क्या होता है, अब इनको जनता नहीं ना चुनेगी तो एग्जाम पास करके आ रहे हैं, इनका भी तो रोल है उस क्षेत्र में। तो जैसे मान लीजिए बीडीओ को देखते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, कि मतलब जैसे अगर हम बोले हैं कि एक जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 ब्लॉक हैं तो एक ब्लॉक पे कोई भी एक ब्लॉक उठा लीजिए, वहां पे एक बीडीओ बैठेंगे और वो बीडीओ साहब क्या करेंगे, एक ब्लॉक में कई गांव हो सकते हैं, 50-60 गांव हैं, तो एरिया में उनसे छोटा पद होता है वीडीओ, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। वो लोग को 2-3 गांव ऐसे मिला होता है, उनको योजनाओं में बांट दिया जाता है, मतलब क्षेत्र में बांट दिया जाता है और जमीनी स्तर पर उनसे काम लिया जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट लेते हैं और ऊपर भेजते हैं अपने अपने ऊपर के अधिकारी को। जिले में डीएम उसकी देखरेख ऊपरी कार्य में देखते हैं, उनका भी इन्वॉल्व होता है इसमें। तो मान लीजिए वीडियो देखे, अब वीडियो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2-3 गांव अपने अपने एरिया में देखेंगे, इन लोग का रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई योजना तो बनाएगी ना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उस योजना को लागू करने के लिए केवल ग्राम सभा ब्लॉक लेवल पे और जिला से जो भी है पंचायत है, उनके जो चुनाव वाले व्यक्ति हैं वो तो रहेंगे ही, यानी बीडीसी रहेंगे ही, प्रधान जी रहेंगे ही, सब लोग रहेंगे ही, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहेंगे, लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी हैं इनका भी रोल होता है और उसका रिपोर्ट जो भी होता है सरकारी दस्तावेज के रूप में
कागज को जांच परखना, लोगों को इसका फायदा मिला या नहीं मिला, ये सारी रिपोर्ट उन्हें देनी होती है। तब जाकर के ये दोनों लोग मिलकर इस भारतीय स्वशासन का जो मूल उद्देश्य है पूरा करने की योग्यता को कंप्लीट करते हैं। एक चीज और है कि क्या इतना होने के बाद भी जब से हम लोग का देश आजाद हुआ, गांव में सुधार हुआ है? तो सुधार तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अभी हम बोले हैं, अब इसमें थोड़ा सा अलग सी चीजें एक चीज समझना चाहिए कि चाहे गांव हो, चाहे वो ब्लॉक हो या वो जिला हो, यहाँ नॉर्मली लोग एवरेज, अब तो थोड़ा बदलाव हुआ है, नॉर्मली लोग खास करके गांव लेवल में, गांव में आप भारतीय गांव को जैसे ही बोलेंगे गांव के आदमी हैं, तो लोगों के अंदर एक मानसिकता बन जाती है कि निरक्षर होगा, गरीब होगा, अनपढ़ होगा, ही निरक्षर हो ही गया, अनपढ़ लेवल होगा, इसको कुछ भी आइडिया नहीं होगा और ना ही अपने उद्देश्य से पता होंगे, सारा पूरा मापदंड बन जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसानों की वही दशा है, लेकिन लगभग यही एक इमेज बन जाता है। आप किसी से भी कहिए कि आप क्या करते हैं, खास करके ये पूर्वी एरिया में, पश्चिमी, हर जगह पूरे भारत में ये देखने को मिलेगा। गांव का बनने का मतलब ही होता है कि हाँ ये गरीब आदमी है, एक इमेज बन जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव के इनकम का एक ही साधन है कृषि, ठीक। और सरकार की योजनाएं जो भी चाहे राज्य स्तर पे मिले या केंद्र स्तर पे मिले वो हैं। गांव में समस्याएं बहुत सी हैं, लोगों के पास बिजली की आपूर्ति है, खाने के लिए गरीबी है, शिक्षा में जगत में मुश्किल है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रॉब्लम है, रोजगार को लेकर समस्या है, और भूखमरी है, शिक्षा के लिए कौन कौन सा सुधार है, सड़क खराब है, मेला उला लगता है तो उसकी व्यवस्था, बाजार में अपने सामान बेचने जाते हैं तो उसका सही रेट, हर तरह के गांव के लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि चेंजिंग नहीं आ रही है, आ रही है, लेकिन इसमें बदलाव क्रांति के रूप में तभी आएगा जब इस गांव के लोग साक्षरता में खुद को मजबूत कर पाएंगे, एजुकेटेड हो पाएंगे। चाहे जब तक ये नहीं होगा, कारण इसका क्या है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका शोषण बड़े आसानी से किया जा सकता है। पुरानी फिल्में देखे होंगे, पुराने लोगों को भी, अंग्रेज भी हम लोगों पर हावी क्यों हो पाए हैं, या बड़े लोग जो साहूकार थे क्यों हावी हो जाते थे? इसलिए क्योंकि हम लोग अनपढ़ ज्यादा थे, अंगूठा लगा देना बिना दस्तावेज को, पढ़े लिखे। आज भी गांव में इतना सब कुछ होने के बाद शहर के लोगों को यह नहीं पता है कि भारतीय संविधान कैसा है, सरकार की कौन कौन सी योजना है, तो उसके पता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लगभग चीजों में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अगर किसी चीज को एकदम पूछा जाए, क्लियर किया जाए तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है पढ़ने लिखने के बाद। और ग्रामीण क्षेत्र लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सरकार उनका पूरी तरह से, सरकार नहीं, सरकार के जो भी उसके कर्मचारी हैं या फिर जो भी उनके द्वारा चुने गए लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ जाता है, इन लोग में लिप्त हो जाता है। तो आप कोई भी चीज देखिए, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे आप बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का है, सब में तो लेन देन ही सब तो होता ही रहता है नॉर्मली। और उसके बाद जब लेन देन करेंगे तो कमाएंगे ही, अपने एरिया में ये सब करेंगे, जिसको मिलना चाहिए उसका योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बार बार बोल रहे हैं कि 100%, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी साक्षर नहीं होंगे तो कैसे होगा। लेकिन उनके पास भी समस्या है कि बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, कि उनको रोजगार में लगाएं, क्योंकि इनकम घर भी तो चलाना होता है। जो गांव का पुराना जमीन था धीरे धीरे शहर के रूप में तो बदल रहा है। गांव के लोगों से जमीन अगर छीन लीजिए, चाहे विकास के नाम पर ही, और उनके पास जमीन ही एक ले देकर था कम से कम जीविका चलाने के लिए, और वो भी अगर ले लिया जाए तो उनके पास शहर में भागने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। और अगर उसमें वो पढ़े लिखे ना हो तो वो सोच सकते हैं कि बंधुआ मजदूर वाली हाल होगी। आजकल तो शहरों में लोग, पढ़े लिखे लोग तकनीकी रूप से अगर पिछड़े हैं तब रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो तो ग्रामीण है, मजदूर वाला हाल हो जाएगा और इधर बुरी स्थिति हो जाएगी। तो उसी में क्या होता है, लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शहरों में जाते हैं, और कभी कभी उसी में से लोग, कुछ लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कोई वारदात देखने को मिल जाता है जो क्राइम का रूप ले लेता है। सबका एक ही हल है कि हर एक व्यक्ति को जो भी योजना का लाभ दे रही है सरकार, चाहे राज्य स्तर पर मिल रहा हो या केंद्र स्तर पे, उसको जानने और परखने का, खुद भी मतलब उसमें इन्वॉल्व हुई है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसमें पूरी तरह से खुद भी
केवल सरकार ही कुछ नहीं कर सकती है, आपको भी जागरूक होना होगा। एग्जाम की दृष्टि से इसमें जो आर्टिकल है, खास करके 243 ए से ओ तक, समितियां कब कब बनी हैं वो रट्टा मार लीजिए, लिख लिख कर याद करिए, उसके पीछे की कहानी समझने की भी जरूरत है, और इसके कौन है स्थानीय स्वशासन के जनक और बाकी चीज। सेकंड वाले वीडियो में एक और पंचायत का ले आएंगे, जिसमें आपको जिला पंचायत का तो नहीं, नगर पालिका नगर निगम इसकी बात की जाएगी। इसी में करते तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए उसको रोक दिया है। चलिए ठीक है।